नमस्कार। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पढ़ो तो ऐसे पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग जो सीवीटी पीजी का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करेंगे उसमें क्वेश्चंस को सही तरीके से कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि मैंने 1,000 से ज़्यादा लोगों को सीवीटी पीजी में गाइड कर रखा है। हमारे स्टूडेंट पढ़ो तो ऐसे कि आपको हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखने को पूरे इंडिया में मिल जाएंगे। और मैं खुद 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। आप किसी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो, किसी पीसीएस का, यूपीएससी का, या कोई भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो एमसीक्यू फॉर्मेट का। तो चलिए एक एक करके हम लोग अप्रोच को समझने वाले हैं। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, पहले उसको समझते हैं। हम लोग एलिमिनेशन मेथड में कभी भी करेक्ट ऑप्शन को देखने की कोशिश नहीं करते। हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हमारे सामने 4 या 5 ऑप्शन जो भी दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें से सबसे गलत कौन सा है, कौन सा बिल्कुल आंसर हो ही नहीं सकता, और हम उसको एलिमिनेट कर लेते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग जितने भी ऑप्शन दिए हुए होते हैं हम उसको एलिमिनेट करते जाते हैं, और एट द एंड हम सही आंसर तक पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग पेन और पेपर का यूज ही नहीं करते कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में। मैं 4-5 रफ शीट लेता था। रफ शीट तो फ्री का मिलता है ना, आप बुला लीजिए इन्विजिलेटर को, बोलिए सर एक और रफ शीट दो, एक और मैम दो रफ शीट मेरे को, पेन दो मेरे को। आपको तो पेन खैर लेकर जाना रहता है। आप हर एक क्वेश्चन को जब करने बैठे कंप्यूटर स्क्रीन से, तो आप एक रफ बना ले, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। बात समझ रहे हैं? अगर 5 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे ऑप्शंस लिख लें ABCD ऐसा करके, आप देखें कि अच्छा ऑप्शन जो स्टेटमेंट 3 है आंसर हो ही नहीं सकता, तो इसको काट दो ऐसे। तो आप यहाँ पे भी इसको काट दो। अगर ऑप्शन 3 लिखा हुआ है किसी 2 ऑप्शन में, तो उसको काट दो पूरी तरह से। और ये आप अपने पेन पेपर में करते रहो, क्योंकि आप ये नहीं करते तो आपका टाइम वेस्ट होता है सीपीटी में। और आप अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं और कंप्यूटर बेस्ड अगर आप टेस्ट कहीं नहीं दे रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं, हमने हूबहू सिमुलेट करने की कोशिश की है सीयूईटी पीजी के इन्वायरमेंट को। जैसे इन्वायरमेंट होगा, जैसे आप टेस्ट देंगे, उस तरह से अपने ऐप में, अपने वेबसाइट पे पढ़ो तो ऐसे का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से परचेस कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं कुछ क्वेश्चंस एज अ स्टूडेंट सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर वीडियो को पॉज करेंगे और आप लोग खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, और आप इसको पढ़ के अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन एज ए स्टूडेंट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे कोर प्रिंसिपल्स जो है लिबरलिज्म का पूछ रहा है, तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए, क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कम से कम 50-60% तो कॉन्सेप्ट आता ही आता हो। क्योंकि आप ऐसे तुक्का कैसे लगाएंगे, राइट? तो उसके लिए ही यूज होगा। लेकिन आप अगर इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्रस्ट मी, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ चांसेस दैट यू आर गोइंग टू गेट 10 और 20 मोर मार्क्स। आपको अगर पहले मिलने वाले थे 210, तो आपको 230 240 आएंगे, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन 75 में से तो इसी मेथड से हो जाएंगे। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले लिबरलिज्म के कोर प्रिंसिपल को पूछा जा रहा है। मैं कोर प्रिंसिपल्स देखूंगा, मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ूंगा। लिबरलिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ दैट द इंडिविजुअल आर रैशनल एंड केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन डिसीजन। तो लिबरलिज्म जो एडम स्मिथ का है, जॉन लॉक का है, थॉमस हॉब्स का है, लिबरलिज्म का सबसे मेन आपका कंपोनेंट ही है कि ह्यूमन बींग्स आर द रैशनल क्रिएचर एंड दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन। और हम अपने बारे में क्या बेस्ट है हम जान सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। तो यहाँ पे मैं अपने शीट में, यहाँ जो रफ शीट है, मैं यहाँ पे लिखने की भी कोशिश कर रहा हूँ, छोटा 1 2 3 4 5 ऐसे। और यहाँ पे ABCD मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, या ऐसे ABCD करके। तो यहाँ पे मैं 1 को ऐसे टिक कर दूंगा, ओके। अब यहाँ पे 1 कहाँ नहीं है, तो 1 ऑप्शन जो है वो B में नहीं दिख रहा, तो मैं B ऐसे काट दूंगा पहले स्टेटमेंट पढ़ते के साथ, राइट। आगे लिखा हुआ है, इट सीज द स्टेट एज एन इंट्रूसिव फोर्स दैट मस्ट रेगुलेट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। इसका देखिए, ये स्टेटमेंट तो गलत है। इंट्रूसिव फोर्स का मतलब होता है, लिबरलिज्म ऐसा मानता है कि स्टेट को हर एक चीज को रेगुलेट करना चाहिए। क्लासिकल लिबरलिज्म की अगर आप बात माने तो लेजाज फेयर स्टेट में बिलीव करता है, लिवस अलोन में बिलीव करता है कि स्टेट को इकोनॉमिक एक्टिविटी में और तमाम एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। स्टेट को एक बस सिक्योरिटी स्टेट या पुलिस स्टेट के तौर पर होना चाहिए। स्टेट का मात्र एक काम है, लोगों की सुरक्षा जो है करना, उनको बचा के रखना, उनके राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ना कि उनके हर एक
जो एस्पेक्ट है लाइफ को उनको रेगुलेट करना। तो दूसरा वाला तो गलत हो गया। अब जैसे ही दूसरा वाला गलत हुआ, मैं देखूंगा कि दो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो दो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, और दो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी तो मैंने पहले ही काट दिया था, तो मैं ऑप्शन नंबर डी भी काट दूंगा। अब ए और सी बचा। ये आप करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए। आगे लिखा हुआ है क्लासिकल लिबरलिज्म एंड मॉडर्न लिबरलिज्म बोथ emphasize द नीड ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड फ्री मार्केट। दोनों क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म में टी एच ग्रीन आते हैं, एल टी हॉब हाउस आते हैं, लास्की आते हैं, मैकाइवर आते हैं, ये सब थिंकर्स के बारे में लिखा हुआ है कि क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म दोनों कहता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड फ्री मार्केट होना चाहिए। तो भैया क्लासिकल लिबरलिज्म तो कहता है कि लेजास फेयर प्रिंसिपल होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म ये बात नहीं कहता, ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थ्री भी गलत हो गया। और जैसे ही ऑप्शन नंबर थ्री गलत हुआ, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर देखूंगा अपने शीट में कि अच्छा थ्री ए में भी लिखा हुआ है, तो मैं उसको भी काट दूंगा। मैं फिर देखूंगा आगे जाके, तो मैं देखूंगा डी में भी थ्री लिखा हुआ है, तो वो कट ही गया। अच्छा एक ही तो बचा सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मैं इतने करने के बाद, यू ट्रस्ट मी, आई हैव क्रैक्ड जेआरएफ 3 टाइम्स। आप एक बार जब मास्टर्स में जाओगे तो जेआरएफ क्रैक करना क्या होता है आपको मालूम लगेगा। मैं जब जेआरएफ का पेपर देता था, नेट का पेपर देता था, तो मैं आगे के स्टेटमेंट में पढ़ता भी नहीं था। मुझे यहीं से आंसर मिल गया, मुझे क्या लेना देना इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। और बहुत सारे 5 से 7 से 8 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि जिसमें आपको सभी स्टेटमेंट को पढ़ने, जो है स्टेटमेंट्स को पढ़ने का जरूरत नहीं है। बात समझ में आया। तो मैं आगे इसको पढ़ूंगा भी नहीं, जो भी लिखा हुआ है चलो छोड़ो जो भी है, राइट। लेकिन मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ। द रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर सेंट्रल टू लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। एक कॉल आ रहा है, 1 सेकंड दीजिएगा, मैं आता हूँ वापस। तो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे। तो रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सेंट्रल टू द लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो ठीक बात लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स और जो रूल ऑफ लॉ होता है वो डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस में, लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि सोशल लिबरलिज्म को ही मॉडर्न लिबरलिज्म कहते हैं, पॉजिटिव लिबरलिज्म कहते हैं। ये क्लासिकल लिबरलिज्म से इसलिए आपका अलग है, डिफर करता है, बिकॉज इट इज एडवोकेटिंग फॉर द वेलफेयर स्टेट टू करेक्ट द मार्केट इनइक्वालिटी। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। बट ये दोनों अगर मैं एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा होता तो मैं नहीं पढ़ता। मैं यहाँ तक क्वेश्चन देखता, मुझे आंसर मिल जाता, और मुझे क्या लेना देना आगे, मुझे बाकी स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं। तो इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इसको आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कीजिए। मैंने अभी जो एक बहुत ही कम प्राइस में मॉक टेस्ट निकाला है वो पीडीएफ मॉक ही है, क्योंकि जो सिमुलेशन वाला मॉक है उसमें कोडिंग वोडिंग लगता है तो महंगा है, राइट। और कम टाइम बचा हुआ है। मैंने 4 मॉक खुद से बनाए हैं, 10 से 15 घंटा टाइम लगा के। यूजुअली जो मेरे टीचर्स हैं बाकी वो करते हैं, मैं बस जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपना प्रोवाइड कराता हूँ, राइट। अगर आप 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे बैच को आप ले भी सकते हैं, मैंने वहाँ पे खुद पढ़ा रखा है। और पीएसआईआर तक के कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा रखे हैं। तो आप वहाँ 4 जो मैंने मॉक बनाए हैं, मैंने 2 मॉक्स 2023 के पेपर को इमिटेट किया है, और 2024 के पेपर को इमिटेट किया है। तो उसको आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये भी पीडीएफ आपको अपने ऐप पे फ्री में मिल जाएगा। आप फ्री नोट्स वाले में जाएंगे सेक्शन में, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहले आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, पॉज करके वीडियो। चलिए मैं अटेम्प्ट करता हूँ इसको, कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को एक्यूरेटली कौन बता रहा है। तो बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर शेप द पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का आपका मॉडल है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करता है वही आपके सोसाइटी के बाकी एस्पेक्ट को, पॉलिटिक्स को, रिलीजन को, एडुकेशन को, मीडिया को, मतलब जिसके पास पैसा है वही सभी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है। तो यही बेस और सुपर स्ट्रक्चर का मॉडल है। बेस में आपका जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेस होते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, और ऊपर में आपका सुपर स्ट्रक्चर में जो भी सोसाइटी के आपके कल्चरल वैल्यूज होते हैं या फिर नॉर्म्स होते हैं उसको रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ऑप्शन नंबर वन। तो जब ऑप्शन नंबर वन सही है तो मैं वही शीट ऑफ पेपर में लिखूंगा। तो मैं ऑप्शन ए और बी को तो यहीं काट दिया, क्योंकि ऑप्शन वन तो होगा ही होगा। आगे मैं पढ़ूंगा। मार्क्स व्यूड कैपिटलिज्म एज टेम्पररी इट नेसेसरी फेज बिफोर सोशलिज्म। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्क्स ने कैपिटलिज्म को जो है टेम्पररी बताया था, लेकिन बताया था कि ये नेसेसरी भी होगा एट द सेम टाइम। टेम्पररी एंड नेसेसरी ऐसा लिखा हुआ है। तो मान लीजिए आपको ये नहीं आता, आप इसमें डॉट लगा लो। फॉर एग्जाम्पल,
कि भाई मार्क्स ने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसको डॉट लगा लो। ओके, आगे बढ़ो, अभी जल्दबाजी मत करो। अब आगे पढ़ो। द स्टेट अकॉर्डिंग टू मार्क्स इज न्यूट्रल एंटिटी एंड दैट मीडिएट्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट फेयरली। अब तीसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपका स्टेट जो है वो न्यूट्रल एंटिटी है। तो न्यूट्रल एंटिटी स्टेट है ही नहीं। स्टेट जो है वो इंस्ट्रूमेंट है आपका कैपिटलिस्ट क्लास का। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तीसरा वाला। बात समझ में आया? तो तीसरा जब गलत हो गया तो ये ऑप्शन भी कट गया और ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है मुझे क्या लेना देना, मुझे पीएचडी करना जाके पेपर में वहां। बाद में अभी पीएचडी कर रहा हूँ, मैं क्यों जाके जीआरएफ में पीएचडी करूंगा कि अच्छा ये दोनों स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया हुआ होगा। कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ो, पढ़ो ही मत। बट अभी मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। बट this is the approach to solve the paper, trust me. Okay, and no one is going to tell you this. Because like many people don't know this or may not apply, because this comes from the experience. I'm teaching for 5-7 years. After that I learned, I cracked 3 JRFs and all, a lot of prelims examination. So अब यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो भी ठीक है। कैपिटलिज्म जरूरी था मार्क्सिज्म के आने के लिए या सोशलिज्म के आने के लिए, क्योंकि कैपिटलिज्म को, जो कैपिटलिज्म है, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि कैपिटलिज्म में एक ऐसा कीड़ा है जो कि खुद इसको खत्म कर देगा। कैपिटलिज्म जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, खुद अपने आप को खत्म कर देगा। क्योंकि जब समाज में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी आएगा कैपिटलिज्म के कारण, तो सोशलिज्म इज बाउंड टू कम। ऐसा कहा था कार्ल मार्क्स ने। तो कैपिटलिज्म तो आपका टेम्पररी एक फेज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सोशलिज्म को आने के लिए, ताकि लोगों के आपस में इतना इनइक्वालिटी आ जाए कि लोग क्रांति कर दें, लोग रेवोल्यूशन कर दें। तो ये तो ठीक ही स्टेटमेंट था। ओके, आगे अगर हम फोर्थ वाले को पढ़ेंगे, तो मार्क्सिज्म आर्ग्यू दैट द बुर्जुआ एंड प्लोरिटेरिएट आर इंटरडिपेंडेंट क्लास विथ शेयर्ड इंटरेस्ट। तो ऐसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। मार्क्सिज्म ये आर्ग्यू नहीं करता। मार्क्सिज्म यहाँ लिखा हुआ है कि बुर्जो और जो प्लोरिटेरिएट है, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और शेयर्ड इंटरेस्ट है, इनके एक जैसे इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है, दोनों के कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है तब तो क्लास स्ट्रगल है। जिस दिन इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होंगे और शेयर्ड इंटरेस्ट हो जाएंगे, उस दिन से क्लास स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, पॉलिटिक्स समाप्त हो जाएगा, कम्युनिज्म आ जाएगा। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। पांचवा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द रेवोल्यूशन एंड द क्लास स्ट्रगल आर सेंट्रल टू अचीव द ट्रांजिशन फ्रॉम द कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म। रेवोल्यूशन और क्लास स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है आपका कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म की ओर जाने के लिए। तो ये भी ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आंसर बता दिया था ना। आंसर क्या होने वाला? आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। मैं तो बस ये दो स्टेटमेंट पढ़ता भाई, मतलब मैं ये 1 और 3 पढ़ता, मुझे यहीं से मालूम लग जाता, मैं आंसर टिक करके बाहर आगे मैं बढ़ता। तो ऐसे टिक करते हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ। बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ वी आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द गांधीज पॉलिटिकल फिलोसफी। गांधी के पॉलिटिकल फिलोसफी को कौन सा स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट तौर पे बताने की कोशिश कर रहा है? Gandhi's concept of Swaraj is primarily political and advocates for the centralized governance. अब बच्चे बच्चे को पता है कि गांधी जो है वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करते थे, इसीलिए वह पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करने की बात किया करते थे, ग्राम स्वराज की बात किया करते थे। तो ये तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को गांधी एडवोकेट करते हैं, और गांधी का स्वराज का कॉन्सेप्ट बस पॉलिटिकल था, ऐसा नहीं है। गांधी ने सोशल स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया है, कल्चरल स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया, इकोनॉमिक स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया है। पॉलिटिकल स्वराज तो बस एक उनका पार्ट है स्वराज के कॉन्सेप्ट का। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। जैसे ही 1 गलत हुआ, मैं इसको काट दूंगा, मैं इसको काट दूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। अब आगे मैं बढ़ूंगा कि नॉन वायलेंस इज एन एब्सोल्यूट मॉरल प्रिंसिपल दैट अप्लाइज यूनिवर्सली। नॉन वायलेंस एक एब्सोल्यूट मॉरल प्रिंसिपल है जो कि पूरे दुनिया में लागू होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो मान लो मुझे नहीं पता स्टेटमेंट सही है गलत है, मैं इसको थोड़ा सा टिक करके छोड़ देता हूँ डाउट में रख के। ओके, आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं पढ़ूंगा सर्वोदय प्रमोट्स। अब सर्वोदय का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, सर्वोदय का मतलब होता है सर्व, लाइक सबका उदय, वेलफेयर ऑफ ऑल। तो सर्वोदय जो है प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ ऑल विथ एन एम्फेसिस ऑन अपलिफ्टिंग द पोरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पोरेस्ट सेक्शन को अपलिफ्ट करने की बात करता है। तो ये तो ठीक स्टेटमेंट है। तो जहां 3 नंबर होगा, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कटा। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है नहीं, बट 3 नंबर ऑप्शन होना चाहिए हमारा।
और यहाँ पे मैं ए को टिक करूंगा। और वापस से बता रहा हूँ, ये सही था गलत था, आई नॉट लुक टू दैट। और ये दोनों भी मैं नहीं देखूंगा। और ये जब आप कुछ मॉक्स करेंगे खुद से, तब आपको एक्सपीरियंस होगा कि आखिर ये करते कैसे हैं हम लोग। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, और मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा चुपचाप से। चलिए मैं बता देता हूँ बाकी ऑप्शंस। देखिए, गांधी के लिए अहिंसा जो था वो भगवान के बराबर था। गांधी कहते थे कि अगर आपको भगवान को पाना है तो आप सत्य और अहिंसा में बिलीव करो, क्योंकि भगवान भी सत्य और अहिंसा जो है उसी को फॉलो करते हैं। सो इफ यू फॉलो द पाथ ऑफ द गॉड, यू विल रीच टू द गॉड। दिस इज व्हाट द गांधी वाज सेइंग। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो सही ही है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं कुछ लाइक स्टेटमेंट 4 में। गांधी बिलीव्ड इन अ कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोसाइटी एंड सॉ नो रोल फॉर पॉलिटिकल स्ट्रगल। देखिए, गांधी ऐसा नहीं मानते थे कि कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोसाइटी कभी बन सकता है या हो सकता है। ओके, और पॉलिटिकल स्ट्रगल का कोई रोल ही नहीं है। गांधी इनफैक्ट जो है पॉलिटिकल स्ट्रगल को प्रमोट करते थे। अगर इनिक्वालिटी है समाज में, अगर प्रॉब्लम्स है समाज में, तो आपको पॉलिटिकल स्ट्रगल करने होंगे। आपको उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, लेकिन आपको उसको अहिंसक तरीके से करना है। आपको उसमें हिंसा नहीं करनी, आपको नॉन वायलेंट तरीके से करना है, ना कि वायलेंट तरीके से। तो इसीलिए स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि गांधी जो है वो बिलीव नहीं करते थे आपका कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोसाइटी में। और ये नहीं कहते थे कि क्लास स्ट्रगल का कोई, सॉरी, पॉलिटिकल स्ट्रगल का कोई रोल ही नहीं है। रोल तो है ही, क्योंकि आपको बुराइयों के साथ लड़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन अहिंसक तरीके से। आगे बढ़ते हैं। ट्रस्टशिप का कॉन्सेप्ट है गांधी का। एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसमें जो वेल्दी इंडिविजुअल है वो ओनर नहीं है रिसोर्सेज के, बल्कि उनके गार्डियन है। गांधी का मानना था कि एज एन इंडिविजुअल, एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यू आर नॉट द ओनर ऑफ द रिसोर्स इन द सोसाइटी। अगर आपके पास कोई रिसोर्स है, अगर आपके पास कोई संसाधन है, तो बस आप उसके गार्डियन है, केयर टेकर है, क्योंकि वो रिसोर्स अल्टीमेटली आपको समाज से मिला है, ना कि आप उसके मालिक हैं। तो इसी को ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ये भी ठीक लिखा हुआ है। तो 1, 2, 3 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड काम करता है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। ऐसे कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अलाइन विद द रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन इंटरनेशनल रिलेशन? Realism views international politics as a struggle for power among state in an anarchic system. तो भाई देखो, ये तो सही स्टेटमेंट है। रियलिज्म जो है वो कहता है कि आपका एनार्की है इंटरनेशनल सिस्टम में पूरा का पूरा, और हर एक स्टेट जो है वो पावर गेन करने की कोशिश कर रहा है, हर एक देश पावर गेन करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रगल पर पावर, अप फॉर पावर आपको देखने को मिल रहा है पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ये तो ठीक बात है। तो ऑप्शन 1 तो होगा ही होगा, तो ये काट दो यहाँ से। बात समझ में आया? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, स्टेट प्राइमरली एक्ट बेस्ड ऑन द मॉरल प्रिंसिपल रदर देन सेल्फ इंटरेस्ट। अब हांस जे मॉर्गन था का जो 6 प्रिंसिपल है रियलिज्म का, आपको पता होगा, अगर आप लोग सीवीटी पीजी देने जा रहे हैं इतना तो जानना चाहिए। तो हांस जे मॉर्गन था ने अपने प्रिंसिपल्स में क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि जो स्टेट्स है वह अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है, ना कि आपका यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल को फॉलो करता है। स्टेट दिखाते जरूर हैं कि दे आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल, लेकिन जस्ट अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, ना कि वो सच में यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अगर लीबिया पर अमेरिका ने हमला किया तो बोला मैं लिबर्टी के लिए आया, लेकिन वह अपने इंटरेस्ट के लिए आया। इराक पर अगर हमला किया अमेरिका ने तो कहा कि लिबर्टी के लिए आया, लेकिन ऐसा नहीं था। कहा कि ह्यूमैनिटी के लिए आया, लेकिन ऐसा था नहीं, आप जानते हैं। तो कोई भी स्टेट जो है यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल पर काम नहीं करता। ओके, तो ये तो एकदम आसान सी बात है। तो दो काट दीजिए। तो जब दो कटा, तो ये भी कटा। फिर आगे पढ़ूंगा। Realists argue that the international institution play a decisive role in ensuring the global peace. आपको पता होगा कि जो क्लासिकल रियलिज्म है, हांस जे मॉर्गन था वाला रियलिज्म, ये कहीं से भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर बिलीव नहीं करता। ये नहीं कहता कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर केपेबल एनफ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट और जस्ट टू लोअर डाउन द कॉन्फ्लिक्ट। जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे यूएन हो गया, लीग ऑफ नेशन हुआ करता था, ये आपके कॉन्फ्लिक्ट को, संघर्षों को कम कर सकता है, ग्लोबल पीस ला सकता है। इस पर कभी भी जो क्लासिकल रियलिस्ट थे वो बिलीव नहीं किया करते थे। तो स्टेटमेंट हो गया गलत। तो तीसरा वाला भी काट दीजिए, और ये वाला हो गया आपका आंसर। बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ
बैलेंस ऑफ पावर इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ रियलिस्ट थॉट, बिल्कुल सही बात है। बैलेंस ऑफ पावर जो है रियलिज्म का कोर प्रिंसिपल होता है। और हांस जे मॉर्गन थाउ ने जो कहा था कि ह्यूमन नेचर जो है यह ड्राइवर होता है आपका स्टेट बिहेवियर का। स्टेट बिहेवियर का ड्राइवर क्या होता है आपका, यही ह्यूमन जो है नेचर होता है। इसीलिए बाद में हांस जे मॉर्गन था उन्हें बोला था कि उनका रियलिज्म साइंटिफिक है, लेकिन बाद में इसको अनसाइंटिफिक बता दिया गया केनिथ वॉल्ट्ज के द्वारा, जॉन मर्साइमर के द्वारा, जिन्होंने नियो रियलिज्म दिया या स्ट्रक्चरल रियलिज्म दिया। क्योंकि स्ट्रक्चरल रियलिज्म या नियो रियलिज्म इसलिए आया क्योंकि कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स को आपका ये क्लासिकल रियलिज्म समझा नहीं पा रहा था। तो ह्यूमन नेचर जब आ गया ना कि ह्यूमन नेचर पर बेस्ड है आपका कोई भी चीज, तो आप ह्यूमन नेचर को नहीं पढ़ सकते ना। यू कैन नॉट स्टडी द ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इट इज नॉट फिक्स्ड। द ह्यूमन नेचर मे चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर आप मेरे को कॉल करके कभी बात करेंगे तो मे बी मैं अच्छे मूड में हूं तो मैं अच्छे से रिप्लाई करूं, मे बी मैं कभी आपको अच्छे से रिप्लाई ना करूं। बाय द वे मैं सब टाइम अच्छे से ही रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा लेट से कभी कभी रिप्लाई करता हूँ, बट करता जरूर हूँ सबको। तो ये कुल मिला के बात है। ओके, तो ये तो सही ही स्टेटमेंट है कि ह्यूमन नेचर पर बेस्ड है आपका रियलिज्म। एक और अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे लाइक दिया हूँ, और इसको मैं एक यहाँ पे पेड पीडीएफ में आपको दे दूंगा 100 क्वेश्चन का। इसी तरह के क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, आप उसको एक बार प्रैक्टिस करो खुद से, उसका क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। 100 क्वेश्चन के आसपास में, वो बहुत ही मिनिमल प्राइस में होगा, आप ऐप पर जाके चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 एक कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे डेविड ईस्टन का सिस्टम अप्रोच है। तो लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल सिस्टम इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट बाय रिसीविंग द इनपुट एंड जनरेटिंग द आउटपुट। तो देखिए, डेविड ईस्टन का जो सिस्टम अप्रोच है उसमें इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। हर एक पॉलिटिकल सिस्टम अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि हर एक समाज का इन्वायरमेंट अलग है। इन्वायरमेंट का मतलब जो कल्चरल कंडीशनिंग है लोगों का, जो लोगों का सोशलाइजेशन है, जो लोगों का अप्रोच है। हमारे यहाँ धर्म अलग हैं, जातियां अलग हैं, अगर आप देखिएगा बहुत डाइवर्सिटी है। सो द वे द पॉलिटिकल systems आर फंक्शनिंग इन इंडिया इज नॉट द सेम दे आर फंक्शनिंग इन अमेरिका और इन सम अदर कंट्री एट ऑल, because the environment is different, the society is different, the culture, religion, education system, everything is different in some other countries। तो इसीलिए आपका इन्वायरमेंट का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है और तब आपका इनपुट जाता है। आपको पता ही है, आईपीओ साइकिल पर काम करता है आपका जो डेविड डिस्टन का सिस्टम मॉडल है, कि सबसे पहले इनपुट जाता है डिमांड और सपोर्ट के तौर पर, यहाँ ब्लैक बॉक्स में उसकी प्रोसेसिंग होती है, और फिर आउटपुट आता है एज अ फीडबैक, और फिर से वो फीडबैक इनपुट बन जाता है। ये तमाम चीज़ें होती है उसमें। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो ठीक है भाई। तो जब ऑप्शन ए सही हो गया तो ये वाला काट दो, ये वाला काट दो, ए एंड डी वुड बी क्रॉस्ड आउट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक इंश्योर दैट द पॉलिटिकल सिस्टम आर स्टैटिक एंड अनचेंजिंग। अब भाई फीडबैक कभी भी स्टैटिक नहीं होता। फीडबैक जो है वो हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो डायनेमिक बना के रखता है। क्योंकि आपने कोई डिमांड आया, देखिए इनपुट क्या है, डिमांड। जो जनता डिमांड करती है सरकार से, पॉलिटिकल सिस्टम से, उसी को इनपुट कहा जाता है। अब पॉलिटिकल सिस्टम सभी डिमांड को नहीं फुलफिल कर सकते। अगर 1,000 डिमांड अगर आप सरकार के सामने रखोगे तो सरकार के पास ना उतना समय है ना उतना संसाधन है कि 1,000 डिमांड पूरा का पूरा मान ले। तो एजेंडा में वही डिमांड जाते हैं, प्रायोरिटी में वही डिमांड जाते हैं। बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं, इंटेंसिटी के आधार पर, डिग्री के आधार पर, टाइम के आधार पर, ड्यूरेशन के आधार पर, प्रॉक्सिमिटी के आधार पर, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं उसमें। उतने डिटेल में आपको नहीं जानने का अभी ज़रूरत है। आप लोग जब बाद में यूपीएससी के लिए पीएसआई का सिलेबस करेंगे तमाम चीज़ें, तो उस टाइम आपको ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। तो कुल मिला के आप यही समझिए कि डायनेमिक होता है आपका फीडबैक का कॉन्सेप्ट, क्योंकि फीडबैक पॉलिटिकल सिस्टम को हमेशा डायनेमिक बना के रखता है, अलग अलग डिमांड भेजते रहता है। जो डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुए फीडबैक के तौर पर वापस से चले जाते हैं, एक साइक्लिक पैटर्न बनता है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक इंश्योर द पॉलिटिकल सिस्टम आर स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, गलत स्टेटमेंट है। दैट डायनेमिक एंड दे आर चेंजिंग एक्चुअली। ओके, तो दो जब गलत हो गया तो मैंने काट दिया इसको और मैंने काट दिया इसको, भाई यही देखो आंसर हो गया। मुझे बाकी मुझे देखने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कहता कि 75 के 75 क्वेश्चन ऐसे आपके सॉल्व हो जाएंगे, बट अगर आप ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन तो आप ऐसे कर ही सकते हैं।
और जो टफ वाले ऐसे स्टेटमेंट वाले 4-5 स्टेटमेंट वाले होते हैं उनमें दिक्कत भी होता है, लोगों को टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर आप ये अप्रोच लगाओगे तो जो वहां से आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे 10 से 12 क्वेश्चन, वो आपके ठीक तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लो तो 50% प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप तुक्का भी लगा सकते हो। बट ऐसा ज़रूरत होता नहीं कि इस तरह से क्वेश्चन सेट ही किया रहता है कि लोग सॉल्व कर सकें। तब ना हमारे बैच से लोगों का 270 नंबर पिछले बार आया है, 300 में से 262 265, तो लोग करते हैं सॉल्व, तब तो आया है, राइट। तो ये कुल मिला के बात है। तो इनपुट कंसिस्ट ऑफ डिमांड एंड सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी, इनपुट के तौर पर डिमांड और सपोर्ट पॉलिटिकल सिस्टम को जाता है, ठीक बात है। आगे है व्हाट द ब्लैक बॉक्स मॉडल एक्सप्लेन द प्रोसेस थ्रू द इनपुट आर कन्वर्टेड इनटू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये ब्लैक बॉक्स में काम होता है, काले पर्दे के पीछे, ओके। कैसे डिमांड को जो है वो पॉलिसी प्रोग्राम में बनाया जाता है, कैसे कानून बना दिए जाते हैं उनको लेकर, ये ब्लैक बॉक्स में होता है। तो ये भी ठीक बात लिखा हुआ है। ईस्टर्न मॉडल अज्यूम दैट ऑल पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट आइडेंटिकली रिगार्डलेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मतलब इन्वायरमेंट जो है, उनका जो संदर्भ है, उनका जो कॉन्टेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम का, वो मैटर नहीं करता है। ऐसा लिखा हुआ स्टेटमेंट में, ये सब पॉलिटिकल सिस्टम एक जैसा है, काम करते हैं। तो गलत बात है, मैंने ऊपर में ही बताया कि इन्वायरमेंट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, बिकॉज द इन्वायरमेंट दैट इज द कल्चरल जो आपका फीचर्स होता है, ये जो तमाम चीज़ें होती हैं अलग अलग सोसाइटी की अलग अलग होती हैं, ओके। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करते हैं, दे आर नेवर आइडेंटिकल एट ऑल। तो ये बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, और मैं ऐसे 100 क्वेश्चन बना के, वो पेड रहेगा, 100 क्वेश्चन बना के मैं ऐसे दे दे रहा हूँ ऐप पे, और उसके आंसर कीज दे दूंगा, आप उसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना। और जो हमारे बैच में स्टूडेंट हैं क्रैश कोर्स में या फिर 1 ईयर बैच में, उनको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, बाय द वे। और अगर आप 2026 के लिए सीयूईटी पीजी की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप सबसे सस्ता कोर्स पीएसआईआर के लिए देख रहे हैं, तो आप ये सीयूईटी पीजी वाला कोर्स ले लो। इसमें मैंने इतने बेहतर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि आप विश्वास माने, मोर देन 50% ऑफ the syllabus of PSIR have completed, and after this course if you are taking any PSIR course that would be worth it। आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। आप 60-70 हज़ार जो खर्च करते हैं उससे पहले आप इससे बेसिक सीख सकते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। आप सेल्फ स्टडी से भी PSIR के कोर्स को कर सकते हैं, खुद से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, और अगर आप किसी भी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, डज नॉट मैटर, अगर आप पॉलिटिकल साइंस सीखना चाहते हैं, आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस का, देन ऑल्सो सीयूटी पीजी कोर्सेज फॉर यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड टू गेट दिस पीडीएफ फॉर फ्री यू कैन अगेन डाउनलोड आवर ऐप एंड गो टू द फ्री पीडीएफ सेक्शन, एंड ओवर देयर यू विल गेट दिस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, एंड आई होप एवरीवन विल डू वेल। और अगर आप पढ़ो तो ऐसे का कुछ योगदान रहा हो, इफ आर नॉट इन द बैच, देन ऑल्सो इफ यू हैव वॉच्ड आवर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो कि पीएसआईआर तक के लेवल का बना हुआ है, अगर हमारा योगदान हो तो हमारे योगदान को ज़रूर कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करें, या फिर टेलीग्राम से कहीं से कुछ पीडीएफ्स अगर आपको मिले हैं तो पढ़ो तो ऐसे को अगर आप मुझे मैसेज करेंगे कि आपको मेरे चलते सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे खुशी होगी इस बात की। और बाकी हमारे बैच के स्टूडेंट तो सिलेक्शन लेने ही वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।